वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे और जानेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए पहले हमें दो सेट्स की ज़रूरत होगी, तो इसकी जो डेफिनेशन है पहले वो देख लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, ये अगर आप डिफरेंस लोगे ए और बी का तो आपको एक सेट मिलेगा, ठीक है। वी गेट ए सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट एनी एलिमेंट्स ऑफ बी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे द डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है वो देखेंगे। डिफरेंस अगर आपको नाम से पता लग रहा है, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो दो सेट्स की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है वो हम देखेंगे। मतलब कि इसको डिनोट किया जाता है ए माइनस बी से। तो द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द अनदर सेट सी। हमें एक सेट मिलेगा सी जो कि ए को बिलोंग करेगा बट बी को बिलोंग नहीं करेगा। इन अदर सेंस आप ये कह सकते हो कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब एक ऐसा सेट आएगा जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो वाले एलिमेंट्स होंगे ए के जो बी में नहीं है। आप इसे एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ए है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बी मेरे पास है सपोज कीजिए 4 5 6 7 8 और 1 ये हैं, ठीक है। और मुझे कहा जाता है कि आप a माइनस बी निकालिए। अगर मैं a माइनस बी निकालूँ तो इसका मतलब होगा कि a के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो b में नहीं है। तो बताइए a के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो b में नहीं है। जो पहले सेट होता है ना, माइनस के आगे जो पहला होता है ना, उसके ही एलिमेंट्स लिखने होते हैं, लेकिन वो वाले एलिमेंट लिखने होते हैं इस पहले सेट के जो b में ना हो। तो मुझे बताएं a का कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो एलिमेंट मिलेगा जो ए में है लेकिन बी में नहीं है तो वो होगा 1 है यहाँ पे, 2 नहीं है तो 2 आएगा, 3 नहीं है तो 3 भी आएगा, और कोई है 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो इसका मतलब 1 भी था, 4 भी था, 5 भी था, 6 था। ये 1 4 5 6 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे। लेकिन 2 और 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आप ए के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं दिखेंगे। तो इसका मतलब ए माइनस बी होगा ओनली 2 3, क्योंकि माइनस में मैंने आपको बताया ना ए माइनस बी का मतलब कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो वो 2 और 3 ही ए के ऐसे एलिमेंट थे जो आपको बी में नहीं दिखे। तो ए माइनस बी आएगा 2 3, ठीक है। तो इसको अगर हमें वेन डायग्राम से देखना हो तो वेन डायग्राम से कैसे देखेंगे। देखिए, अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब होगा a माइनस बी में वो सारे x आएंगे सच दैट x बिलोंग करेगा a में और x जो है वो b में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब कि x के वो एलिमेंट जो b में नहीं होंगे। तो इसकी ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब हम इसे अगर वेन डायग्राम में देखें तो कैसा होगा। देखिए, आपको वेन डायग्राम का कंसेप्ट बताया था मैंने कि जो रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जो सबसेट्स होते हैं उसे क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट जनरली हम सर्कल लेते हैं। तो ये मैंने दो सबसेट्स ले लिए, एक ले लिया ए और बी ले लिया, ठीक है। अब मुझे ए माइनस बी दिखाना है। तो ए माइनस बी कौन सा रीज़न होगा, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो देखिए ये जो शेडेड रीजन है, अगर मैं ये शेडेड रीजन आपको दिखाऊँ, ये वाला ओनली दिस एरिया, दिस शेडेड रीजन, क्या ये शेडेड रीजन बी में थोड़ा सा भी है, नहीं है। तो यही शेडेड रीजन आपको ए माइनस बी दिखाएगा। तो ए माइनस बी में ऐसे एक्स आते हैं जो ए में होते हैं लेकिन बी में नहीं होते। तो आप देख सकते हो ना, ये जो शेडेड रीजन है, जितना भी ये शेडेड रीजन है वो एक बिल्कुल भी बी में नहीं आ रहा। अगर आप ये हिस्सा भी ले लेते तो ये बी के अंदर आ जाता। तो इसलिए इंटरसेक्शन वाला हिस्सा नहीं आता इसमें, सिर्फ जो शेड किया हुआ है सिर्फ ए का वही हिस्सा आएगा जो बी में नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं ए माइनस बी। आई होप आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम इसके बेसिस पे पिछले वीडियो में हमने यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ी थी और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, और आज हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स को जाना, ठीक है। अब इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज है तो हम उस एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक। तो उसको करते हैं।
आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में सबसे पहले हमने देखना एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें यूनियन निकालनी है, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट्स दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 5 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको जो x है वो दिया गया है 135 एंड जो y है वो दिया गया है 1 2 एंड 3, और आपको इनकी यूनियन निकालनी है। आपने यूनियन को अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर चेक करें, वहाँ यूनियन अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। यूनियन का मतलब होता है कि आपने x के भी सारे एलिमेंट लिख देने हैं, y के भी सारे एलिमेंट एक ही सेट के अंदर लिख देने हैं। x और y दोनों के एलिमेंट्स आपने लिख देने हैं एक ही सेट में, लेकिन एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो x यूनियन को u से रिप्रेजेंट करते थे, हमने बताया था आपको। तो x यूनियन y क्या हो गया, आपने x के सारे एलिमेंट लिखने हैं 1 3 5, फिर आपने y के लिखने हैं। y में 1 है, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 रिपीट हो जाएगा, क्योंकि x में भी 1 था। तो 2 लिखेंगे फिर, ठीक है, और 3 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 हम पहले ही लिख चुके हैं। तो ये आपका यूनियन का सेट आएगा। ठीक है, x यूनियन y आपका ये हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट है वो आप कर सकते हो। हम थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है वो सिंपल है, वो इतना टफ नहीं है। उसमें भी आपने ए और बी की यूनियन करनी है, आप इजीली कर जाओगे। बस ए और बी की यूनियन में ए के सारे एलिमेंट लिखें और बी के सारे एलिमेंट लिखें। जो रिपीट एलिमेंट लगेगा वो आपको नहीं लिखना है, क्योंकि सेट की पहली डेफिनेशन में मैंने बताया था कि सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते हैं, रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं आते। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में हमें दोनों सेट्स की सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है। तो जब भी आप यूनियन करें तो आप कोशिश करें कि वो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए के बारे में बताया कि ए के अंदर वो वाले एक्स हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं, और साथ में मल्टीपल्स हैं 3 के। किसके मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और आपको जो b है इसकी भी सेट बिल्डर फॉर्म दी है, और b की सेट बिल्डर फॉर्म दिया है कि x आपके पास नेचुरल नंबर है, और साथ में वो नेचुरल नंबर आपके 6 से लेस देन है 6 से। तो जब भी यूनियन करें तो ट्राई करें सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में लिखने की। तो पहले हम a की रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। a कह रहा है कि मेरे अंदर वो वाले नेचुरल नंबर हैं जो कि मल्टीपल हैं 3 के। किसके मल्टीपल हैं, 3 के। तो 3 का पहला नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होता है 3, दूसरा 6, तीसरा 9, फिर 12, फिर 15, ये चलता जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से बी में क्या है, वो वाले नेचुरल नंबर हैं जो 6 से छोटे हैं। तो 1 भी 6 से छोटा होता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड सो ऑन। जो नेचुरल नंबर भी नहीं रुकेंगे। लेस देन 6, तो लेस देन 6 आपके सिर्फ 5 तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे, 5 तक, क्योंकि अगर आप 6 लिखते हो तो वो इक्वल टू 6 हो जाएगा। लेकिन बी में लिखा गया है कि आपको 6 से छोटे ही नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर आपके यही होते हैं। ठीक है, अब हमने करनी है इनकी यूनियन। तो ए यूनियन बी क्या होगी, आपको दोनों सेट्स को मिला देना, मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो पहले आप 1 2 3 4 लिख लें, 1 2 3 4 5 ये पूरा लिख दिया। फिर इसके लिखें 3 लिख दिया हुआ है, वो नहीं लिखेंगे। 6 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, और ये चल रहे हैं तो ये भी सेट चलता जाएगा। तो ये इसकी ए यूनियन बी होगी। ये क्या होगी, इसकी ए यूनियन बी में बी के सारे एलिमेंट लिखे मैंने, फिर उसके बाद मैंने ए के भी सारे एलिमेंट लिखे, और एक एलिमेंट ख़त्म नहीं हो रहे, तो इसलिए ये सेट कंटिन्यू रहेगा। और ए में 3 भी था, और 3 मैंने पहले ही लिख लिया था, इसलिए 3 को मैंने फिर से रिपीट नहीं किया, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। तो ये इसकी ए यूनियन बी होगी। ठीक, फोर्थ पार्ट जो है आपका वो भी हम चेक कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या है, इसमें फिर से आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है। तो जो पहली सेट बिल्डर फॉर्म है वो ये है कि x सच दैट x हमारा नेचुरल नंबर है, और साथ में जो x है वो 1 और 6 के बीच लाई करता है, मतलब कि x जो है वो 1 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। तो b जो है उसके बारे में भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो b जो है वो x नेचुरल नंबर है, x जो है वो नेचुरल नंबर है,
और साथ में उसमें जो x है वो 6 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। तो जब भी सेट बिल्डर फॉर्म्स के एलिमेंट्स की यूनियन करें तो ट्राई करें कि पहले आप उन सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में लिख दें। तो पहले a को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो a क्या कहता है कि x ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 1 और 6 के बीच में है। तो 1 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। ये 1 और 6 के बीच के नेचुरल नंबर हैं। तो उसके बाद b भी लिखेंगे। b कैसे हैं? b ऐसा नेचुरल नंबर है जो 6 और 10 के बीच में है। तो 6 और 10 के बीच कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 7, 8 एंड 9। ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं 6 और 10 के बीच में। तो कह रहा अब इनकी यूनियन कीजिए। तो यूनियन कर लेते हैं। तो a यूनियन b का मतलब आपने a के सारे एलिमेंट लिखने हैं, b के सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो a के सारे एलिमेंट कौन से हैं? 2, 3, 4, 5 और b के कौन से हैं? 7, 8, 9। तो ये आपकी a यूनियन b होगी। ठीक है, अब हम फिफ्थ भी देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको a जो है वो 1, 2, 3 दिया है और जो b है वो 5 दिया है। 5 आपको पता है एम्प्टी सेट होता है। तो अगर कहता है a यूनियन b करोगे तो क्या आएगा? देखिए आपको मैंने बताया था कि किसी भी सेट की यूनियन अगर हम 5 के साथ करें, पिछली वीडियो में बताया था, तो वो क्या आंसर आता था? वो वही सेट आ जाता था। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा था, ये इसका मतलब होगा a यूनियन b क्या है? 5। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी 3rd थी। तो यूनियन 5 हमेशा a आता है, यानी कि वो फिर से 1, 2, 3 ही आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर किसी भी सेट की यूनियन 5 से करते हैं तो वो फिर से वही सेट आ जाता है। तो a यूनियन b 5 था, तो इसलिए a यूनियन 5 a ही आएगा, मतलब a यूनियन b a ही आएगा। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम NCERT एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर a आपको दिया गया है, b भी दिया गया है और a जो है वो सबसेट है b का, तो a यूनियन b क्या होगा? इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन हम इसको देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। आपको a जो है वो कितना दिया है? वो दिया है आपको ab। जो b है वो दिया है ab c। तो कह रहा है इस a इज ए सबसेट ऑफ b। उसने पहले पूछा है क्या जो a होगा वो सबसेट है b का। तो सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट a का b में होना चाहिए। तो देखते हैं, है तो a है और b भी है, तो सारे एलिमेंट a के आपको b में दिख रहे हैं, इसलिए a से सबसेट ऑफ b। तो यस, a से सबसेट ऑफ b। क्यों? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ a इज़ इन, हर एक एलिमेंट जो a का है वो किसके अंदर है? इज़ इन b में है। तो इसका मतलब a सबसेट है b का। तो a सबसेट हो चुका है b का। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ a यूनियन b। तो कह रहा है अगर a सबसेट है b का तो a यूनियन b क्या होगी? अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप इसका आंसर 2 मिनट में दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सबसेट और सुपरसेट की यूनियन करते हैं तो हमेशा आंसर सुपरसेट आता है। ठीक है, यहाँ पे a सबसेट b है, तो a जो होगा वो सबसेट है और जो b जो है वो क्या है? सुपरसेट है। तो जब भी आप सबसेट और सुपरसेट की यूनियन करते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है? सुपरसेट। और सुपरसेट किसे क्या आ गया था? b को। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? b आएगा। तो a यूनियन b आपकी होल b होगी। इसको पिछली वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, अगर आपको पता नहीं लगे तो आप पिछली वाली वीडियो में इसे देख लें। अगर आप ऐसे भी विजुलाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, a यूनियन b का वैसे मतलब क्या होता है? a यूनियन b का मतलब a के सारे एलिमेंट यानी कि a b, और b के एलिमेंट a b c हैं। a पहले का लिख दिया, b पहले का लिख दिया और c लिख देंगे। तो ये a b c है क्या टोटल? a b c आपका पूरा का पूरा b ही है, तो b ही आया। ठीक है, आप चाहे तो करके देख ले, नहीं तो ये एक रिजल्ट होता है कि जब भी आप सबसेट और सुपरसेट की यूनियन करते हो तो हमेशा जो आपका आंसर है वो सुपरसेट ही आता है। और यहाँ पे सबसेट a था और सुपरसेट b था, तो जब सबसेट और सुपरसेट की यूनियन हुई तो आपका आंसर हमेशा सुपरसेट यानी कि b आया। ठीक, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको a और b दो सेट्स दिए गए हैं, जिसमें फिर से a सबसेट b है। तो कह रहा है व्हाट इज a यूनियन b। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, a और b आपके दो सेट्स हैं, a सबसेट है b का, तो a यूनियन b क्या होगी? आपको पता है दिस इज़ अ सबसेट, दिस इज़ अ सुपरसेट, और इन दोनों की यूनियन सुपरसेट यानी कि b ही आएगा। तो a यूनियन b आपकी b ही आती है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था, मतलब उसी का रिजल्ट यूज़ करके किया है। तो थर्ड क्वेश्चन में फिर से b ही आएगा। ये थर्ड क्वेश्चन छोटा सा ही था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको a दिया गया है, b दिया गया है, c दिया गया है और d दिया गया है। आपको 4 सेट दे दिए गए हैं और उसके बेस पे आपको
7 पार्ट्स दिए गए हैं जो कि आपको निकालने हैं। हम जो मुश्किल होंगे मतलब कि किसी पार्ट्स में आपको 2 सेट्स की इंटरसेक्शन दी है और किसी पार्ट्स में आपको 3 सेट्स की इंटरसेक्शन दी है। तो हम एक पार्ट ऐसा करेंगे जिसमें 2 सेट्स की यूनियन से रिप्लेस कर ले इंटरसेक्शन को। हम एक पार्ट ऐसा करेंगे जिसमें 2 सेट्स की यूनियन होगी और एक पार्ट वो करेंगे जिसमें 3 सेट्स की यूनियन होगी। तो इससे आपको सभी 7 पार्ट्स का आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 4th क्वेश्चन में A B C और D क्या दिया है आपको, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन में आपको जो A है वो दिया है 1 2 3 4, जो B है वो दिया है आपको 3 4 5 6 और जो C है वो दिया है आपको 5 6 7 8 और जो आपको D है वो दिया है 7 8 9 10, ठीक है। तो हम कोई पार्ट कर लेते हैं जिसमें पहले 2 सेट्स की यूनियन है। तो हम कर लेते हैं 3rd पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 3rd पार्ट में है B यूनियन C। तो कैसे करेंगे आपको पता है ना, B यूनियन C का मतलब क्या होगा। B यूनियन C में वो सेट आएगा जिसमें B के सारे एलिमेंट लिखने और C के एलिमेंट लिखने हैं। तो B के एलिमेंट क्या हैं 3 4 5 एंड 6 और C के क्या हैं 5 6 7 8। 5 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि लिख चुके हैं, तो फिर बचा गया 7 और 8। तो ये B यूनियन C होगी। सिंपल थी ये, तो आपको आती है। और एक हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं 7th, तो उसको भी देख लेंगे। अगर ये 2 पार्ट्स आपको समझ आ गए तो आप 1 से लेके 7 पार्ट्स तक ईजिली कर सकते हो। तो आपके पास है V यूनियन C यूनियन D, ये है आपके पास। तो यहाँ पे देखिए 3 सेट हैं B C एंड D। तो B यूनियन C पहले कर लेते हैं और B यूनियन C आपने कर ली है। B यूनियन C तो ये है, तो अब B यूनियन C की जगह ये पूरा लिख दें 3 4 5 6 7 और 8। तो आपने B यूनियन C की जगह ये लिख दिया क्योंकि हमने ऊपर वही निकाला था। फिर बचा गया यूनियन D बचा, तो यूनियन लिख दें और साथ में D लिख दें। D आपका क्या है 7 8 9 10, ठीक है। तो अब इन दोनों सेट्स की यूनियन होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको इसके भी सारे एलिमेंट लिखने और इसके भी लिखने हैं। तो लिख दो, तो क्या आएगा 3 4 5 6 7 8, फिर इसके लिखें 7 8 आप पहले लिख चुके हो, तो बचा क्या 9 और 10। तो ये आपका आ गया B यूनियन C यूनियन D। इसी तरीके से आपको 1 से लेके 7 पार्ट्स करने हैं। ईजी था, इसमें इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। उसके बाद कह रहा है कि जब आप 1 से लेके 7 पार्ट्स में यूनियन ही यूनियन दिखेगी आपको, तो अपनी यूनियन ही करनी है। तो कह रहा है फिर उसी यूनियन को चेंज कर दे इंटरसेक्शन से। तो 1 से लेके 7 पार्ट्स तक फिर इंटरसेक्शन कर दें। तो उसमें इंटरसेक्शन में भी सेम ही होगा, बस इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगनी है। और इंटरसेक्शन आप जानते हो क्या होता है। इंटरसेक्शन होता है कि 2 सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में हो, उसी को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं इस तरह यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर देता हूँ तो क्या आंसर आएगा, आपने हर एक पार्ट में यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर देना है और फिर 1 बाई 1 सभी पार्ट्स को निकालना है। वही क्वेश्चन आपका 5th। तो 5th क्वेश्चन में हमने यूनियन को रिप्लेस करना है इंटरसेक्शन से। 5th क्वेश्चन में सेट यही रहेंगे, बस यहाँ यूनियन है, वहाँ आपको इंटरसेक्शन कर देना और फिर निकालना है। तो पहले हमने निकालना है B इंटरसेक्शन C, फिर हमने निकालना है B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे B इंटरसेक्शन C। और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, B इंटरसेक्शन C का B और C के कॉमन एलिमेंट्स जो B सेट में भी हैं और C सेट में भी हैं, वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं। इंटरसेक्शन के बारे में प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो अगर आप इंटरसेक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो B इंटरसेक्शन C देखिए, B और C में कॉमन, B में 3 है, क्या C में 3 है, तो 3 नहीं है, C में 3, तो 3 नहीं लिखेंगे हम। 4 है तो 4 इधर भी नहीं है, 5 है तो 5 इधर भी है, तो 5 तो लिखेंगे क्योंकि कॉमन है। 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, तो 6 भी लिखेंगे, बस और कुछ भी नहीं है। यही 2 एलिमेंट्स थे जो B और C में कॉमन थे, इसलिए B इंटरसेक्शन C में होगी 5 एंड 6। उसके बाद आपने करना है B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो इसमें क्या आएगा देखते हैं। देखिए B इंटरसेक्शन C तो हमने अभी किया, ये B इंटरसेक्शन C हमने अभी किया, तो B इंटरसेक्शन C की जगह लिखेंगे 5 6 क्योंकि हमने ऊपर वही निकाला। फिर आगे बचता है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन फिर आगे है D, और D क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो देखिए बीच में इंटरसेक्शन है तो कॉमन एलिमेंट लिखेंगे, तो इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 इधर है, इधर नहीं है, 6 इधर है, इधर नहीं है, तो 7 इधर नहीं है, 8 इधर नहीं है, 9 इधर नहीं है, 10 नहीं है। तो इन दोनों सेट्स के बीच में कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिखेगा। कॉमन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन यही बोलती है कि 2 सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखिए, और आपको कॉमन कोई एलिमेंट नहीं दिखा, इसलिए ये एम्प्टी सेट होगा। कोई एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को दूसरी तरीके से 5 ही लिखते हैं, तो इसका आंसर 5 आएगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे 6th क्वेश्चन की तरफ।
सिक्स्थ क्वेश्चन में आपके पास ए बी सी डी फिर से सेट दिया गया है और अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, जिसमें आपको 10 पार्ट्स दिए गए हैं। तो हम एक काम करेंगे, इसमें जो टफ़ पार्ट हैं वो एक्सप्लेन कर लेंगे, यहाँ पे वो देख लेंगे, और बाकी जो इजी पार्ट हैं वो आप डू बाय योरसेल्फ, वो आप खुद से करना, क्योंकि वो इजी हैं तो वो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो पहले हम ए बी सी डी लिख लेते हैं कि ए बी सी डी क्या दिया गया है हमें। ए जो है वो हमें दिया गया है 3 5 7 9 11। बी जो है वो हमें दिया गया है 7 9 11 13। सी जो है वो हमें दिया गया है 11 13 15। और जो डी है वो दिया गया है 15 एंड 17। ठीक है, तो जो 10 पार्ट हैं इसमें, इसी के बेसिस पे उन्होंने आगे 10 पार्ट पूछे हुए हैं, तो मैं वही पार्ट करवाऊंगा जो थोड़े से, जिसमें मतलब कि थोड़ी सी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन होगी, जिसको थोड़ा निकालना पड़ेगा, वो पार्ट इजी कर लेंगे। जो इजी पार्ट्स है वो मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप वो लोग कर सकते हो। तो हम इसमें सबसे पहले जो पार्ट करेंगे वो थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें दिया गया है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। ए और सी में कॉमन देखिए, ए और सी में कॉमन, ए और सी में जब आप कॉमन देखेंगे तो आपको कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, नहीं, आपको 11 कॉमन मिलेगा। यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे भी 11 है, तो एक 11 एलिमेंट ही आपको कॉमन मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन सी सिर्फ 11 आएगी। आगे आपने करना है इंटरसेक्शन और डी। डी पूरा लिख दीजिए, डी क्या है 15 और 17। अब मुझे बताइए इस सेट में और इस सेट में कौन कॉमन है। कॉमन इसलिए क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को 5 लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आपकी क्या है 5 है। ईजी था थर्ड पार्ट भी। अब हम देखेंगे सिक्स्थ पार्ट, बाकी आप कर सकते हो। ठीक है, तो सिक्स्थ पार्ट में देखिए, सिक्स्थ पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन, ब्रैकेट में है बी यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन वैसे रहने दे और ब्रैकेट में है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, यूनियन पता है ना आपको क्या होती है, बी के भी सारे लिख दो, सी के भी सारे लिख दो। और बी के क्या है आपको पता है 7 9 11 13, और सी के क्या है 15 एंड 17, तो 15 एंड 17 लिख दो। ठीक है, तो आपने बी यूनियन सी ये निकाल दी। ठीक, अब ए लिखिए, ए क्या है 3 5 7 9 एंड 11, और इंटरसेक्शन आगे ये पूरा सेट है, ये लिख दीजिए 7 9 11 13 15 एंड 17। ठीक, अब इंटरसेक्शन है बीच में, तो कॉमन एलिमेंट देखिए, तो कॉमन एलिमेंट ये हैं 7 9 11, और इधर भी 7 9 11, बाकी और कोई कॉमन नहीं दिखेगा, तो इसके कॉमन एलिमेंट आएंगे 7 9 11। तो ये 7 9 11 आपका आंसर आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर आया 7 9 11। तो इस तरीके से आपको 6 पार्ट था। अब हम देखेंगे 9th पार्ट, फिर हम 10th पार्ट भी देखेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। 9th पार्ट में आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट में फिर इंटरसेक्शन है, फिर है बी यूनियन सी। तो ये आपको सॉल्व करना है, ईजी है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन देखेंगे तो आपको मिलेगा 7 9 11, और यहाँ पे भी मिलेगा 7 9 11। तो 3 एलिमेंट इसके ए और बी में ऐसे हैं जो कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा 7 9 11। बीच आगे क्या है इंटरसेक्शन, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और इसमें लिखा है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मतलब बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट, वो लिख दीजिए। तो बी के एलिमेंट कौन से हैं 7 9 11 एंड 13, और सी के एलिमेंट कौन से हैं 11 13 एंड 15। लेकिन 11 13 नहीं लिख सकते क्योंकि पहले ही लिख दिए हैं, तो सिर्फ 15 ही लिखेंगे। तो ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी, फिर आगे इंटरसेक्शन, फिर ये आ गया आपका बी यूनियन सी। अब इन दोनों सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन का मतलब कि आपने इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं, और कॉमन एलिमेंट क्या है 7 9 11, और इधर भी पूरा 7 9 11, तो आपका आ जाएगा 7 9 11। तो ये 3 एलिमेंट इन दोनों सेट्स में कॉमन थे, तो वो आपने लिख दिए। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आएगा आपका 7 9 11 ही आएगा। और 7 9 11 आपका इंटरसेक्शन बी था ना, तो इसको आगे ये भी लिख सकते हो कि ये ए इंटरसेक्शन बी था। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, क्योंकि हमारा आंसर 7 9 11 आया है। तो 7 9 11 जो था वो आपका इंटरसेक्शन बी था, तो इसलिए हम इसकी जगह इंटरसेक्शन बी लिख लेंगे। ये नहीं भी लिखोगे, यहाँ तक छोड़ोगे तो भी आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तो ये आपका 9th पार्ट था। अब हम 10th भी देख लेते हैं। टेंथ पार्ट में आपके पास है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
पहले ब्रैकेट है यूनियन डी, तो कर लीजिए ए और डी की यूनियन, इन दोनों सेट्स की आपको यूनियन करनी है। तो यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो पहले ए के हैं 3, 5, 7, 9 एंड 11 और डी के हैं 15 और 17। तो ये आपकी आ गई ए यूनियन डी आ गई, ठीक है। बीच में है इंटरसेक्शन, फिर आगे है बी यूनियन सी, बी और सी की यूनियन लिखनी है। तो बी में है 7, 9, 11 और 13 और फिर उसके बाद सी में है 11, 13, 15। 11, 13 लिख चुके हैं तो 11, 13 नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ 15 ही लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों सेट्स के बीच में आपको इंटरसेक्शन दी गई है। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स देखिए 7, 9, 11, 15। तो यहाँ पे भी 7, 9, 11 और 15, बाकी और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो लिखेंगे 7, 9, 11 और 15। तो ये इन दोनों के बीच कॉमन आ गया। इसका मतलब ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपका ये होगा 7, 9, 11, 15। तो ये इसका 10th पार्ट था। उसके बाद हम चलेंगे 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको फिर से ए बी सी और डी सेट दे दिए गए हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन जो है इसमें मेरी बुक पे डी जो है वो मिसप्रिंट है, तो इसीलिए मैं वो क्वेश्चन आप लोगों पे ही छोड़ रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि वो क्वेश्चन भी सिमिलर है। उसमें सारे 1 से लेके कहाँ कितने तक दिए गए हैं, 6 तक पार्ट दिए गए हैं आपको, 1 से लेके 6 तक पार्ट दिए गए हैं और उस सभी में आपको इंटरसेक्शन दी गई है। तो इंटरसेक्शन आप अच्छे से जानते हो कैसे करनी है, तो इंटरसेक्शन आप लोग कर सकते हो। लेकिन उसमें सिर्फ जो नयापन है वो इसी में है कि जो आपको सेट दिए गए हैं ना, ए बी सी और डी, वो सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले इन सेट्स को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप रोस्टर फॉर्म में लिख दोगे फिर आप 1 से लेकर 6 पार्ट्स में जितनी भी इंटरसेक्शनें दी गई हैं वो आप इजीली कर पाओगे। NCERT एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 7 में। तो मेरे में जो डी है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसलिए मैं जो क्वेश्चन करवा नहीं रहा, आपको लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसी कारण से। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको अच्छे से आता है, ठीक है। तो वो आई थिंक आपको पहले एक्सरसाइज 1.1 में ही बता दिया था, तो वो ईजी रहेगा आपके लिए, तो वो आप कर लेना खुद, ठीक। उसके बाद आपके पास 8th क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। 8th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, मतलब कि पहले पार्ट में हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, और साथ में दिया गया है एक और सेट दिया गया, वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, वो है x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर। x जो है वो नेचुरल नंबर है और x जो है वो 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब कि 4 और 6 के बीच में है और उनके इक्वल भी हो सकता है, ठीक। ये आपको दिया गया है दूसरा सेट। और सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है AEIOU पहला सेट, सेट ऑफ वॉवल्स। और दूसरा सेट जो है वो दिया गया है आपको CDEF, ये आपको दूसरा सेट दिया गया। और थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है x सच दैट x इज़ एन इवन इंटीजर। सेट बिल्डर फॉर्म है कि x वो वाले हैं जो इवन इंटीजर होंगे। और जो दूसरा सेट है वो भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया और वो इसका उल्टा है, यानी कि x सच दैट x इज़ एन ऑड इंटीजर वाला दूसरा सेट है। अब कह रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि इन तीनों में से कौन सा पेयर ऐसा है जो डिसजॉइंट है। और डिसजॉइंट सेट आपको इंटरसेक्शन में पढ़ाया था। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आती है, जिनकी इंटरसेक्शन फाई आती है, जिनकी इंटरसेक्शन नल सेट आता है, मतलब कि जिनकी इंटरसेक्शन में कोई भी दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट नहीं दिखता, उस इंटरसेक्शन को बोलते हैं फाई, उस इंटरसेक्शन को बोलते हैं एम्प्टी इंटरसेक्शन, उस इंटरसेक्शन को बोलते हैं, उस इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट होंगे वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो हमने इंटरसेक्शन चेक करनी है इन तीनों पार्ट्स में, ठीक है, और देखना है कि किस पार्ट में इंटरसेक्शन फाई बन रही है। जिस पार्ट में इंटरसेक्शन फाई बन गई, एम्प्टी बन गई, तो इसका मतलब
उस पार्ट के जो दोनों सेट्स होंगे वो डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब कि वो जुड़े हुए नहीं हैं। और इंटरसेक्शन में क्या होता था, इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स होते थे उनके बीच कॉमन हिस्सा होता था। अगर वो डिसजॉइंट होंगे, जुड़े ही नहीं होंगे, तो इनके बीच कॉमन कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन भी क्या है, इनके बीच कॉमन नहीं है, तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी, अगर ये ए है ये बी है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन भी क्या होगी, एम्प्टी होगी। ठीक है, तो इसी कारण से हम दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन करेंगे, और जिस पार्ट में दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन 5 आ गई, तो वो पार्ट के दोनों जो सेट्स होंगे वो डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपको दिया गया है पहला सेट 1 2 3 4, और दूसरा सेट दिया गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स जो है वो 4 और 6 के बीच में है, और 4 भी लेगा और साथ में 6 भी लेगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल में है। तो पहला सेट आपका 1 2 3 4 है, पहला सेट जो है आपके पास वो है 1 2 3 4 फर्स्ट पार्ट में, और जो दूसरा सेट है वो है 4 और 6 के बीच में, और 4 और 6 भी इंक्लूडेड है, तो 4 भी आएगा, और 4 और 6 के बीच में 5 आएगा और 6 आएगा। तो ये दो सेट हैं, तो इनके बीच कॉमन दिख रहा है आपको कुछ, हाँ जी सर इसके अंदर 4 दिख रहा है कॉमन, तो इसका मतलब 4 आ गया ना कॉमन, तो ये 5 हुआ, ये 5 नहीं हुआ, इसलिए पहले पार्ट के जो दोनों सेट्स हैं ये डिसजॉइंट नहीं है। वो बोल रहा है कौन से पार्ट के दोनों सेट्स डिसजॉइंट होंगे, तो पहला पार्ट तो रेस से बाहर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ठीक, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है कि आपको पहला सेट दिया गया है AEIONU सेट ऑफ वॉवल्स, और दूसरा पार्ट है CDE एंड F। कह रहा है क्या इनकी इंटरसेक्शन अगर 5 होगी तो ये दोनों सेट्स हमारे, यानी कि सेकंड पार्ट के दोनों सेट्स डिसजॉइंट होंगे। अगर इंटरसेक्शन 5 नहीं हुई तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स हमारे डिसजॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, तो AEIOU और यहाँ पे CDEF, तो इसमें E दिख रहा है और इसमें भी E दिख रहा है, तो इसका मतलब कॉमन आ गया ना E, तो ये भी 5 नहीं हुई, इसका मतलब ये भी हमारे डिसजॉइंट नहीं होंगे। तो अब थर्ड पार्ट बचा है, तो ऑब्वियस है थर्ड पार्ट ही होगा, क्योंकि एक ही बचा है, तो फिर डिसजॉइंट पूछा है तो थर्ड पार्ट ही डिसजॉइंट होगा। करके देख लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो पहला सेट है वो दिया गया है कि x, कौन से x हैं, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर +-2 हो सकता है, +-4 हो सकता है, प्लस-, क्योंकि इंटीजर में माइनस के भी सारे आते हैं ना, इसलिए माइनस हाथ में ले रहे हैं, +-8 भी हो सकता है, +-10 भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं इवन में। ठीक, और दूसरा सेट कौन सा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर में +-1 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-5 हो सकता है, +-7 हो सकता है, और इस तरीके से सारे आएंगे। ठीक है, और अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन कर देंगे, इन दोनों की क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में होते हैं कॉमन एलिमेंट। तो बताइए मुझे कॉमन एलिमेंट दिख रहा है कोई, इधर 2 है इधर 2 नहीं दिख रहा, इधर 4 है इधर 4 नहीं दिख रहा, इधर 1 है तो इधर 1 नहीं दिख रहा, इधर 6 है इधर 6 नहीं दिख रहा, 8 नहीं दिख रहा। इवन और ऑड के अंदर कभी भी कॉमन एलिमेंट नहीं आते, तो इस ये इवन था ये ऑड था, तो कोई इन दोनों के बीच, क्योंकि इवन का मतलब होता है 2 के मल्टीपल्स जो होते हैं, और ऑड का मतलब होता है जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, तो इसका मतलब जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ऑपोजिट में कोई भी ऑपोजिट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसमें एम्प्टी सेट मिलेगा, यानी कि 5 मिल जाएगा। और जिसमें भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन में आपको 5 मिल जाए, इसका मतलब वो दोनों सेट्स जो होते हैं वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो थर्ड पार्ट में जो दोनों सेट्स जो हैं ये आपके डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ठीक है, कौन से सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इसमें दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन आपकी 5 आ चुकी है, एम्प्टी सेट आ चुकी है। क्या आई है इन दोनों की इंटरसेक्शन आपकी 5। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम अब 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन में आपको 12 पार्ट्स दिए गए हैं, और 12 के जो 12 पार्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स हमने वेरी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पढ़ा था, तो वही कंसेप्ट को यूज़ करके हमने 12 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो 12 पार्ट सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं कोई 2 या 3 पार्ट्स करूँगा। वही सेम कंसेप्ट से आप 12 के 12 पार्ट्स बहुत ईजिली से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम सेट्स लिख लेते हैं। इसमें 4 सेट दिए गए हैं, A B C एंड D, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.4 NCERT बुक में। और आपको ABCD सेट दिए गए हैं, सारे के सारे लिस्टेड फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में है, और आपने सब्ट्रैक्शन निकालनी है। बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको लोगों को नहीं होनी चाहिए। 9th में आपको 9th क्वेश्चन में A जो दिया है वो दिया गया है 3 6, और ये 3 के मल्टीपल्स ही दिए गए हैं 21 तक। B जो है वो दिया गया आपको
4, 8, 12, 16 एंड 20। सी आपको दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। और डी आपको दिया गया है 5 के मल्टीपल स्टिल 20। ये आपको 4 सेट दे दिए गए हैं। तो अब 12 पार्ट्स में किन्हीं 2 सेट्स की आपको डिफरेंस पूछा गया है, तो हम कोई 2 पार्ट करेंगे, फिर आपको 12 के 12 पार्ट्स आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं, आपका रैंडमली कोई चूज़ कर लेते हैं। चलिए 6th पार्ट चूज़ कर लेते हैं, और 6th पार्ट में है D-A। क्या है? D-A। और D-A क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स अगर आपने स्टार्टिंग वीडियो का देखा हो आपको क्लियर होगा। मतलब कि डी के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में नहीं है। तो डी का पहला एलिमेंट आता है 5, तो क्या 5 ए में है? नहीं है सर, तो आप 5 लिख देंगे। मैंने बोला ना, डी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में नहीं है, यही डेफिनेशन होती है डिफरेंस की। तो डी का जो 5 है वो ए में नहीं है, इसलिए मैंने 5 लिखा। डी का 10 आपको ए में नहीं दिखेगा, तो आप 10 भी लिखेंगे। डी का 15 आपको ए में दिख जाएगा, इसलिए आप 15 को नहीं लिखेंगे। डी का 20 आपको ए में नहीं दिखेगा, इसलिए आप 20 भी लिखेंगे। तो ये D-A आपकी आ चुकी है। एक और पार्ट करेंगे, फिर से उसको अच्छे से समझेंगे, बाकी पार्ट आप करना, ठीक है। तो हम 12th पार्ट कर लेते हैं। नहीं, 12th में फिर से डी आ जाएगा, तो हम कोई और करते हैं। हम ले लेते हैं आपका 9th पार्ट ले लेते हैं। 9th पार्ट में C-B। इसका मतलब C के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है। C के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है। माइनस के आगे जो सेट होता है उसके वो एलिमेंट्स लेने होते हैं जो B में नहीं है। तो माइनस के आगे C है, तो C के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो B में नहीं है। तो C का 2 आपको B में नहीं दिखेगा, तो आप 2 ले सकते हैं। मैंने बोला ना, C के वो एलिमेंट लेने हैं जो B में नहीं है। तो C का 2 आपको B में नहीं है, तो इसका मतलब C का 2 हम ले सकते हैं। C का 4 ले सकते हैं। C का 4 आपको B में दिख जाएगा ना, तो नहीं लेना है। 6 आपको नहीं दिखेगा, तो 6 आप ले सकते हैं। 8 दिख जाएगा, ये भी नहीं लेंगे। 10 नहीं दिख रहा, तो ले लेंगे। 12 दिख रहा है, तो नहीं लेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके दिख रहे हैं। ठीक, उसके बाद 14 नहीं दिख रहा, तो 14 ले लें। ठीक, और उसके बाद आपको 16 है, वो दिख रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं लेंगे। तो आपका जो C-B होगा वो ये आ जाएगा। मतलब C के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, D के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। तो वो इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन निकालनी है, डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना, आप इसलिए निकालोगे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। टेंथ क्वेश्चन में है, आपको x और y दिया गया है, आपने x माइनस वाई निकालना है, y माइनस एक्स निकालना है, और x इंटरसेक्शन y निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। 10th क्वेश्चन में आपको x दिया गया है a, b, c एंड d, y दिया गया है f, b, d एंड g। f, b, d एंड g। आपको पहला पार्ट दिया गया है कि आपको निकालना है x माइनस वाई। ईजिली है, निकाल सकते हो। सॉरी, x माइनस वाई का मतलब होगा कि आपने x के वो एलिमेंट लेने हैं, x के वो एलिमेंट लेने हैं जो y में नहीं है। x का a y में नहीं है, तो ले लो। x का b y में है, तो b नहीं लेंगे। x का c y में नहीं है, तो c भी ले लो। x का d y में है, तो नहीं लेंगे। तो आपने जब x के वो एलिमेंट लेने थे जो y में नहीं है, और वो एलिमेंट है a और c, तो ये आ गया आपका x माइनस वाई। सेकेंड पार्ट देखिए, y माइनस एक्स। तो इस वक्त माइनस के आगे y है, तो इसका मतलब हमने y के वो एलिमेंट लेने हैं जो x में नहीं है। तो जो x में नहीं है, y के एलिमेंट वो लेने हैं जो x में नहीं है, याद रखना, नहीं है वाले। ठीक है, तो y का f x में नहीं है, तो f ले लो। y का v x में है, तो नहीं लेंगे। y का d x में है, नहीं लेंगे। y का g x में नहीं है, तो g भी ले लेंगे। तो y माइनस एक्स आपकी आ जाएगी एफ जी। और थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है x इंटरसेक्शन y। क्या है? x इंटरसेक्शन y, x और y के बीच के कॉमन एलिमेंट्स, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स लेंगे इनमें। तो कॉमन कौन है? b कॉमन है और एक d कॉमन है, तो वो ले लेंगे, b और d।
इंटरसेक्शन भी होगी। ये आपका 10th क्वेश्चन था, सो इजी था ये, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन देखिए हम। 11th क्वेश्चन में है कि R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज R माइनस Q। ठीक है, R जो है वो है आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स और जो Q है वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, और साथ में बोलता है कि जो अगर आपके पास देन व्हाट इज R माइनस Q, तो बोल रहा है मुझे हमें बताइए कि R माइनस Q क्या होगा। अच्छा, R माइनस Q का मतलब R के वो एलिमेंट जो Q में नहीं है। तो अब ऐसे हम नंबर लाइन से इसको देखना शुरू करेंगे तो ये क्वेश्चन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने रियल नंबर्स जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, अगर रियल नंबर्स के बारे में आपको पढ़ा होगा तो रियल नंबर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं उसके बारे में बताएं पहले। रियल नंबर जो होते हैं वो बने होते हैं रैशनल्स, उसमें सारे रैशनल आते हैं, साथ में ई रैशनल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो रैशनल्स जो होते हैं वो क्यू लिखते हैं और जो ई रैशनल्स होते हैं उन्हें टी की तरह लिखते हैं कुछ। ठीक है, टी टाइप होता है, वो टी से डिनोट करते हैं रैशनल्स को। तो रैशनल होते हैं आपको रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल प्लस ई रैशनल होते हैं। अब उसने बोला क्या है निकालने को, उसने बोला है आर माइनस क्यू निकालिए। तो आर माइनस क्यू निकालना है। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में माइनस क्यू लगाया तो आपको राइट हैंड साइड में भी माइनस क्यू निकालना, माइनस रैशनल लगाना पड़ेगा। तो क्यू प्लस टी है, अगर आपने आर के साथ माइनस क्यू लगा दिया है तो इधर भी आप माइनस क्यू लगाइए। ये प्लस का क्यू या माइनस का क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो आर माइनस क्यू होगा वो मिलेगा टी। इसका मतलब रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स आएगा। क्या आएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। मतलब कि रियल नंबर के वो एलिमेंट लिखने थे जो रैशनल में नहीं है, तो वो ऑब्वियस है इरेशनल ही होंगे। तो रियल नंबर रैशनल इरेशनल का बना होता है। इसमें आपने इरेशनल नहीं लिखने, तो इरेशनल खत्म हो जाएंगे। ओ सॉरी, रैशनल नहीं लिखने इसमें, तो रैशनल खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा कौन, इरेशनल बचेगा। तो ये आपके जब आप रियल नंबर से रैशनल माइनस कर दोगे तो आपको इरेशनल ही इरेशनल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये था ना, ये वाला कि रियल नंबर जो होता है वो रैशनल प्लस इरेशनल का बना होता है। आपने रियल नंबर के साथ माइनस इरेशनल ले लिया, और अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इरेशनल लिया तो राइट हैंड साइड में भी आपको माइनस इरेशनल लेना पड़ेगा। और माइनस इरेशनल प्लस इरेशनल कैंसिल, तो बचा गया सिर्फ टी। तो इसका मतलब रियल नंबर माइनस रैशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल। तो इसका मतलब आंसर आएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ 12th क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताना है और साथ में अपना आंसर जस्टिफाई करना है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 1.4। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो 12th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। कहता है ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? सी हाउ वी चेक द डिसजॉइंट सेट्स। इफ द इंटरसेक्शन अमंग दैट टू सेट्स is not phi, then that two sets are not disjoint sets. If the intersection among that two sets is equals to phi, then that two sets are disjoint sets. Now we have to check the intersection of these two sets. Okay, now if we take the intersection of these two sets 2, 3, 4, 5 and 3, 6, if we take the intersection of these two sets we get 3 as the common element of both ऑफ दीज टू सेट्स। ठीक है, अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लें तो हमें 3 जो है वो कॉमन दिखेगा। और अगर आपको कॉमन एलिमेंट मिल रहा है दो सेट्स की इंटरसेक्शन के बाद तो इसका मतलब वो फाई नहीं होगा। और अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन करने पे आपको एम्प्टी नहीं मिलता, आपको फाई नहीं मिलता, तो इसका मतलब वो सेट्स डिसजॉइंट नहीं होंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही थी कि वो दोनों डिसजॉइंट हैं, लेकिन हमने इंटरसेक्शन करके देखा तो वो फाई नहीं है, इसका मतलब वो डिसजॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। और इसका रीज़न यही है क्योंकि हमने इंटरसेक्शन की और फाई नहीं थी, इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं हो सकते। और कोई स्टेटमेंट में डिसजॉइंट बोला था, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे।
नाउ सेकंड स्टेटमेंट में आपको फिर से दो सेट्स दिए गए हैं और वो पूछ रहा है क्या वो डिसजॉइंट हैं। इस केस में जो दो सेट्स हैं, एक है सेट ऑफ वॉवल्स और एक सेट है आपके पास ABCD। कह रहा है ये डिसजॉइंट है। ये क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं। सीरियसली ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन कीजिए, तो कर लेते हैं। AEIOU, इसकी इंटरसेक्शन करनी है दूसरे से जो क्या है ABCD। इंटरसेक्शन मीन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, तो और कुछ है और कुछ भी नहीं है और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब A आ गया। यानी कि फाई ये भी नहीं आया। अगर ये भी फाई नहीं आया तो इसका मतलब ये दोनों सेट भी डिसजॉइंट नहीं हो सकते, लेकिन इसने डिसजॉइंट बोला था, इसलिए ये भी कौन सी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, वैसे ही आपके थर्ड स्टेटमेंट है और फोर्थ स्टेटमेंट है। आई होप आप कर लोगे इसको। थर्ड और फोर्थ आपकी दोनों ट्रू आएंगी। जस्टिफाई करना क्यों ट्रू है, क्योंकि थर्ड में आपको इंटरसेक्शन 5 मिलेगी और फोर्थ में पार्ट में भी आपको